नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 25 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। थाना प्लोन परियोजना को मिली फर्स्ट स्टेज एनवायरमेंट क्लियरेंस, 1,500 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पिछले कई वर्षों से एफसीए क्लियरेंस न मिलने के कारण लटकी 191 मेगावाट की थाना प्लोन विद्युत परियोजना का रास्ता अब साफ हो गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इस परियोजना के लिए फर्स्ट स्टेज एफसीए क्लियरेंस दे दी है। 20 अक्टूबर को हुई मंत्रालय की बैठक में इस परियोजना को एफसीए क्लियरेंस देने पर सहमति बनी है। इसके बाद अब इस योजना के धरातल पर उतरने के आसार बन गए हैं। पिछले एक दशक से 191 मेगावाट की यह परियोजना धरातल पर उतरने के लिए बेकरार है। पूर्व सरकार के समय इस परियोजना के लिए एफसीए क्लियरेंस लेने के प्रयास किए गए थे, लेकिन मंत्रालय ने कई बड़ी आपत्तियां लगाते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। परियोजना के तहत 427 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। इसमें ज्यादातर भूमि वन विभाग की है, लेकिन अब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से फर्स्ट स्टेज एफसीए क्लियरेंस मिलने से योजना को आगे बढ़ाने की मुख्य अड़चन दूर हो गई है। वन मंत्रालय ने देहरादून की एक निजी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट के बाद इस परियोजना को हरी झंडी दी है। बता दें कि 2009 में सरकार ने इस परियोजना को बनाने का निर्णय लिया था। 2013 में इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की गई। इसके बाद कुछ समय केंद्रीय भूजल बोर्ड से इस परियोजना को अनुमति लेने में लग गए। योजना का जिम्मा सरकार ने प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ही दे रखा है। पूर्व भाजपा सरकार के समय सदर विधायक अनिल शर्मा के पावर मिनिस्टर रहते हुए योजना का काम तेजी से आगे बढ़ा था। अनिल शर्मा ने इस परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी काफी बदलाव करवाए। परियोजना का निर्माण मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत ब्यास नदी पर कून का तर पर किया जाना है। यह परियोजना अब तक की हाइड्रो प्रोजेक्ट में सबसे सस्ती तकनीक से बनाई जाएगी। इस परियोजना के लिए कून का तर नामक जगह पर बांध का निर्माण किया जाना है। यह पहली ऐसी परियोजना होगी जिसके लिए कोई टनल नहीं बनाई जाएगी, जबकि इससे पहले 8 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही थी। अब योजना के लिए डैम के नीचे ही पावर हाउस बनाकर विद्युत उत्पादन होगा। यही वजह है कि इस परियोजना की कीमत 1,500 करोड़ के लगभग आकी गई है। कून का तर में 108 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का जलाशय बांध से बिजनी तक लगभग 18 किलोमीटर रहेगा, जो कि रणा खड्ड और अरनोडी खड्ड में भी अपना दायरा बनाएगा। अनिल शर्मा ने बताया कि मंत्रालय की आपत्तियों से योजना खटाई में ही जाती दिख रही थी, लेकिन सरकार व अधिकारियों के प्रयास से इसे अब फर्स्ट स्टेज एफसीए क्लियरेंस मिल गई है, जिससे योजना को बनाने की मुख्य अड़चन दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए विश्व बैंक से पहले फंडिंग स्वीकृति मिल चुकी है। गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटाने पर 3,000 जुर्माना, परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा। गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटाना आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आपने अपनी गाड़ी से हेडरेस्ट हटा लिया है, तो फिर परिवहन विभाग की ओर से आपके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सूरत में आपको 3,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी में लगा हेडरेस्ट सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है। ऐसे में हेडरेस्ट हटाने की गलती न करें।
सड़क हादसे के दौरान अगर आपकी गाड़ी में हेडरेस्ट नहीं लगा है तो फिर गर्दन में झटका लगने से आपको स्पाइन इंजरी हो सकती है। यह इंजरी आपको जीवन भर महंगी पड़ सकती है। इसके इलाज में जहां आपको ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपकी यह गलती आपको जीवन भर भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर गर्दन में झटका लगने से आप मृत्यु का शिकार भी हो सकते हैं। स्पाइन इंजरी के अलावा आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर कार के साथ हादसा हो जाए तो हेडरेस्ट आपके सिर को सुरक्षा देने के काम आता है। अपने डिजाइन के कारण हादसे के समय ये आपके सिर को ज्यादा पीछे जाने से रोकता है। हेडरेस्ट इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इनका झुकाव आगे की ओर होता है। ऐसे में गर्दन को हादसे के समय सुरक्षा मिलती है और ज्यादा चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। सीट से हेडरेस्ट हटाना सामाजिक अपराध। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर लोग गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट इसलिए हटा देते हैं क्योंकि पीछे वाली सीट पर बैठे लोगों को आगे को दृश्य नहीं दिखता है। ऐसा करने से आप अपनी जान के लिए खतरा मोल लेते हैं। सीट से हेडरेस्ट हटाना कानूनन अपराध के साथ साथ सामाजिक अपराध भी है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी कम। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि सीट में हेडरेस्ट आपको आराम प्रदान करने के अलावा सुरक्षा भी प्रदान करता है। हेडरेस्ट हटाने से सड़क हादसे के दौरान स्पाइन इंजरी या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इनसे आपकी जान भी जा सकती है या फिर जीवन भी आपको इनसे जूझना पड़ सकता है। ऐसे में हेडरेस्ट गाड़ी की सीट से न हटाएं। अगर किसी की गाड़ी में हेडरेस्ट नहीं है तो फिर परिवहन विभाग नियमों के तहत 3,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल करेगा। कुल्लू मनाली एनएच पर खर्च होंगे 22 करोड़। भूवैज्ञानिकों के सर्वे के बाद एनएचएआई ने लिया फैसला। आपदा से क्षतिग्रस्त कुल्लू मनाली एनएच का काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। भूवैज्ञानिकों ने सर्वे में पाया है कि जहां कहीं से भी मार्ग ध्वस्त हुए हैं वहां पर कंक्रीट से निर्माण कार्य न होने से मार्ग ध्वस्त हुए। इसके चलते आपदा से सबक सीखते हुए निर्माण कार्यों में लगी कंपनियों और एनएचएआई ने कंक्रीट से निर्माण कार्य करने की सलाह पर काम करना शुरू किया है। तकरीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से कुल्लू मनाली एनएच का क्षतिग्रस्त हुआ मार्ग प्रारंभिक चरण में पूरा होगा। नदी से कट गए मार्ग के हिस्सों की मकिंग की जा रही है। कंक्रीट की वॉल लगाई जाएंगी, जिससे इस आपदा में एक अनुभव प्रशासन को यह हुआ है कि इस मार्ग पर जहां कहीं पर कंक्रीट वॉल लगाई है वह हिस्से कुल्लू से मनाली तक क्षतिग्रस्त होने से बच गए हैं। जियोलॉजिस्ट की मदद से निर्माण कार्य मार्ग को रिस्टोर करने का किया जा रहा है। मनाली के 15 मील क्लॉथ पतलीकूहल के साथ का हिस्सा, बंदरोल के साथ का हिस्सा शामिल है। नदी को बीच से चैनलाइजेशन किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद नदी के पानी के बहाव को मद्देनजर रखते हुए निर्माण कार्य को रफ्तार दी जाएगी। एसडीएम सदर कुल्लू विकास शुक्ला का कहना है कि आम जनता के सहयोग से कुल्लू मनाली एनएच का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। बद्दी में हरियाणा की युवती से गैंगरेप, खाना खिलाने के बहाने 4 युवकों ने बनाया हवस का शिकार। बद्दी में एक उद्योग में कार्यरत हरियाणा की एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। युवती के साथी कामगार ने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ इस कृत्य को अंजाम दिया। पीड़िता ने इस संदर्भ में पंचकूला में शिकायत दी थी, लेकिन घटना बद्दी क्षेत्र में होने की वजह से पंचकूला पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करते हुए इसे बद्दी ट्रांसफर कर दिया।
जिस पर महिला पुलिस थाना बद्दी ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर भादंसं की धारा 323, 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि यह घटना 2 अक्टूबर की है, उस वक्त जब वह फैक्ट्री से बाहर ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रही थी, तो उसी दौरान उसकी कंपनी में कार्यरत युवक उसे मिल गया, जो उसे अपने कमरे में खाना खिलाने ले गया। आरोपी ने उसका मुंह चुन्नी से बांध दिया और जबरदस्ती की। इसी दौरान कमरे के भीतर बने बाथरूम से 3 और युवक निकले, जिन्होंने बारी बारी उसकी असमत लूटी। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना बद्दी में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है और बुधवार को बयान दर्ज किए जाएंगे। पीड़िता आरोपियों के नाम पते नहीं जानती है, लेकिन युवकों को देखकर पहचाने की बात कह रही है। एफआईआर तक सिमटी पुलिस भर्ती जांच। पेपर लीक मामले में 1.5 साल बाद भी कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं कर पाई सीबीआई। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की जांच मात्र एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित लग रही है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस भर्ती में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको लेकर विपक्ष में रहते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भी पुलिस भर्ती में शामिल अधिकारियों पर कोई जांच शुरू नहीं हो पाई है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई चंडीगढ़ कार्यालय की टीम को पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच सौंपी गई है, लेकिन पुलिस भर्ती में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर सीबीआई भी सुस्त दिखाई दे रही है। गौर हो कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस की एसआईटी ने 183 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 3 अलग-अलग चार्जशीट दायर की गई थी। इसके अलावा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का भी गठन किया था। उसके बाद पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। राज्य सरकार ने पेपर लीक मामले में दर्ज 2 प्राथमिकियों की सीबीआई जांच के लिए 18 मई 2022 को अपनी सहमति दी थी। एक 5 मई 2022 को कांगड़ा के गगल थाने में और दूसरा 7 मई 2022 को सीआईडी थाना भराड़ी, शिमला में दर्ज हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नवंबर माह में को हिमाचल प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल और ड्राइवर भर्ती पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन अभी तक की जांच में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। साइबर सेल ने रिकवर करवाए 48.34 लाख लोगों से कभी ऑनलाइन पेमेंट तो कभी बीमे के नाम पर ठगी करते रहे शातिर। प्रदेश में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने ठगी का शिकार हुए लोगों की 48.34 लाख की राशि रिकवर करवाई है। प्रदेश में कभी ऑनलाइन तो कभी बीमा करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश भर में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में स्टेट साइबर सेल में इस साल में सितंबर माह तक फाइनेंशियल फ्रॉड की 2881 शिकायतें दर्ज की गई है। फाइनेंशियल फ्रॉड की 2881 शिकायतों में शातिरों ने लोगों को चकमा देकर फाइनेंशियल फ्रॉड कर लोगों से करीब 1,48,03,171 रुपए की राशि ठगी है। पुलिस ने फाइनेंशियल फ्रॉड के अधिकांश मामलों को सुलझाकर लोगों से ठगे हुए 48,34,404 रुपए रिकवर कर लिए हैं,
जबकि 99,68,767 रुपए की राशि अभी होल्ड करवाई गई है, जिसे रिकवर करने के लिए पुलिस काम कर रही है। प्रदेश में जनवरी माह से लेकर सितंबर माह तक 9 माह में फाइनेंशियल फ्रॉड की 2,881 शिकायतें साइबर सेल में दर्ज की गई है। साइबर सेल में फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतों में जनवरी माह में फाइनेंशियल फ्रॉड की 504 शिकायतें, फरवरी माह में 190, मार्च में 191, अप्रैल में 292, मई में 303, जून में 306, जुलाई में 318, अगस्त में 378 और सितंबर में फाइनेंशियल फ्रॉड की 399 शिकायतें दर्ज की गई है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने बताया कि साइबर सेल में फाइनेंशियल फ्रॉड जनवरी से सितंबर माह तक 2,881 शिकायतें आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतों में लोगों से ठगे हुए 48,34,404 रुपए रिकवर कर लिए हैं। एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि 99,68,767 रुपए की राशि होल्ड करवाई है, जिसे रिकवर करने के लिए पुलिस काम कर रही है। मेयर के चुनाव में एमएलए नहीं डालेंगे वोट, 4 नगर निगमों में चुनाव के लिए सरकार ने सभी डीसी को भेजी क्लेरिफिकेशन। राज्य के 4 नगर निगमों में मेयर के चुनाव के लिए विधायक वोटर नहीं होंगे, चाहे वह मंत्री ही क्यों न हो। राज्य के शहरी विकास विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को यह क्लेरिफिकेशन भेजी है। इसी क्लेरिफिकेशन की वजह से सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में नए मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा था। शिमला के अलावा अन्य 4 नगर निगमों में मेयर के लिए पहले 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसीलिए अब अगले 2.5 साल के लिए मेयर का चयन होना है। प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार ने इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर 12 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी थी। इस अधिसूचना के अनुसार धर्मशाला में अगले 2.5 साल मेयर के पद पर अब सिर्फ महिला नियुक्त होनी है, जबकि सोलन, मंडी और पालमपुर में मेयर का पद अगले 2.5 साल के लिए अनारक्षित रहेगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद भी अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह यह थी कि कई जिलों से उपायुक्तों ने एक पॉइंट पर सरकार से क्लेरिफिकेशन मांगा था। उपायुक्तों ने पूछा था कि हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 की धारा 4(3) के मुताबिक संबंधित क्षेत्र का विधायक मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए चुने हुए पार्षद की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। अब शहरी विकास विभाग ने इस क्लेरिफिकेशन का जवाब भेजा है कि इस एक्ट के इस प्रावधान के अनुसार विधायक संबंधित शहरी निकाय क्षेत्र का पार्षद तो हो सकता है, लेकिन इलेक्टेड पार्षद नहीं। विभाग ने बताया है कि विधायक मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए इलेक्टेड पार्षदों में नहीं आते, इसलिए वह वोटिंग नहीं करेंगे। यह क्लेरिफिकेशन जाने के बाद अब संबंधित जिलों के डीसी चुनाव का अगला शेड्यूल जारी करेंगे। हालांकि सोलन और धर्मशाला जैसे नगर निगमों में विधायक के वोट का महत्व सदन की पार्षद संख्या के हिसाब से बन रहा था। पालमपुर में कांग्रेस और मंडी में भाजपा के लिए विधायक का वोट न होने के बावजूद कोई ज्यादा संकट नहीं दिख रहा। अब राज्य सरकार से क्लेरिफिकेशन जाने के बाद इस चुनाव पर आगे प्रक्रिया शुरू होगी। कांगड़ा से अब एक नहीं 2 मंत्री आ रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष संघ चेयरमैन बनाने पर भी चर्चा। लोकसभा चुनावों से पहले प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से धर्मशाला में मुख्यमंत्री की हुई लंबी चर्चा के बाद अब सरकार कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार मंत्रियों के अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष और चेयरमैन भी बनाने जा रही है।
प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे शामिल होंगे। इनमें सुधीर शर्मा और यादविंद्र गोमा के नाम शामिल हैं, जबकि बिलासपुर से राजेश धर्माणी का नाम भी तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ गहन विचार विमर्श के बाद अब कभी भी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। धर्मशाला के विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा, विधायक यादविंद्र गोमा और विधायक राजेश धर्माणी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के विभिन्न निगमों व बोर्डों में चेयरमैन बनाने के अलावा अभी विधानसभा उपाध्यक्ष भी नहीं बन पाया है। ऐसे में अब सरकार लोकसभा चुनावों से पहले बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। बदले सियासी हालत में कांगड़ा को 2 नए मंत्री मिलते हैं तो यहाँ मंत्रियों की संख्या 3 हो जाएगी। इससे पहले भी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार, कांगड़ा से 3 से 4 मंत्री बनाए जाते रहे हैं। इसमें क्षेत्र के साथ साथ जातीय समीकरणों को साधने की योजना पर भी कांग्रेस काम कर रही है, जिसका लोकसभा चुनावों में लाभ लिया जा सके। धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के बीच हुए मंथन के बड़े परिणाम सामने आने वाले हैं। बड़े परिवर्तन की तैयारी। बताया जा रहा है कि सरकार ने अंदर खाते बड़े परिवर्तन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सहित ब्यूरोक्रेसी में होने वाले बदलाव के लिए इन दिनों सूचियां बनने लग गई है। ऐसे में लंबे समय से नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी जल्द नए स्थान पर भेजा जाएगा। इससे लोकसभा चुनावों से पहले फील्डिंग सजाई जा सके। इसी तरह सरकार में भी नए चेहरों को शामिल कर कुछ वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनावों के लिए तैयार किया जाएगा। इससे मोदी लहर को तोड़ने का प्रयास करते हुए भाजपा के सामने बड़ी चुनौती पेश की जा सके। दुनिया में हिमाचल की देव संस्कृति की अलग पहचान, कुल्लू दशहरे के शुभारंभ पर बोले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया, जहां 5:15 बजे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में निकली भगवान रघुनाथ जी की भव्य रथयात्रा के राज्यपाल साक्षी बने। वहीं शाम के समय दशहरा उत्सव में लगी प्रदर्शनी का शुभारंभ के साथ साथ प्रसिद्ध लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र में दीप प्रज्वलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकनृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा 2023 का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां लग हथकरघा स्टॉलों की खूब सराहना की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह खुश हैं कि उन्हें दशहरे को देखने को मिला। वह पहली बार दशहरे में आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ देवी देवताओं का अद्भुत संगम है और पहली बार में इस तरह का दृश्य देखकर भाव विभोर हुआ हूँ। देव संस्कृति पूरे विश्व में अपनी एक अनोखी पहचान रखती है और यहाँ पर देवी देवताओं का मिलन भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने युवाओं को इसी तरह अपनी संस्कृति को संजोए रखने का आह्वान किया। रथ यात्रा में पहुंची मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने लोगों को दशहरा उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा सैकड़ों देवी देवताओं ने भाग लिया है और हजारों लोग भी इस रथ यात्रा के गवाह बने हैं। राजा जगत सिंह ने बीमारी से ठीक होने के बाद पहली बार सजाया था दशहरा मेला। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज भगवान रघुनाथ जी की रथयात्रा और देव मिलन के साथ हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। कुल्लू दशहरा के आयोजन के पीछे एक रोचक घटना का वर्णन मिलता है।
इसका आयोजन 17वीं सदी में कुल्लू के राजा जगत सिंह के शासनकाल में आरंभ हुआ। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह किसी असाध्य रोग से पीड़ित थे। मूर्ति के चरणामृत सेवन से उनका रोग खत्म हो गया। स्वस्थ होने के बाद राजा ने अपना जीवन और राज्य भगवान को समर्पित कर दिया। बताया जाता है कि राजा जगत सिंह ने कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलने पर इस मेले के आयोजन का ऐलान किया। जब राजा जगत सिंह ठीक हो गए तो साथ लगती अन्य रियासतों के देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया गया और पहले उत्सव में 365 देवी देवताओं ने शिरकत की। उसके बाद से यह उत्सव हर साल मनाया जाने लगा। रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह द्वारा वर्ष 1660 में दशहरे की परंपरा को आरंभ किया गया था। इसके बाद उत्सव को मनाने की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और उत्सव का स्वरूप भी विस्तृत होता गया, जिसने आज अंतर्राष्ट्रीय मेले का रूप ले लिया है। एनआईटी के हॉस्टल से पकड़ी चरस 69.38 ग्राम नशे के साथ बीटेक लास्ट ईयर का छात्र गिरफ्तार। एनआईटी हमीरपुर में सोमवार को हुई छात्र की मौत के मामले के बाद पुलिस ने संस्थान परिसर में रैंडम चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। मंगलवार को इस अभियान के दौरान संस्थान के भीतर चरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। पुलिस ने इसमें बीटेक के एक फाइनल ईयर के छात्र को गिरफ्तार किया है, वहीं एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम मंगलवार को जब एनआईटी परिसर और हॉस्टल के कमरों की तलाशी ले रही थी तो हिमगिरी हॉस्टल के एक बीटेक फाइनल ईयर के प्रशिक्षु छात्र निवासी उत्तर प्रदेश के पास से 69.38 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। वहीं एक अन्य मामले में संस्थान के विद्यांचल हॉस्टल के समीप झाड़ीपों में फेंकी गई लावारिस 42.96 ग्राम चरस बरामद की गई। ऐसा माना जा रहा है कि जब पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया हुआ था तो किसी ने बचने के लिए इसे झाड़ीपों में फेंक दिया था। उधर इस बारे में एसपी हमीरपुर डा आकृति शर्मा के अनुसार एनआईटी में बीते सोमवार को चिट्टे का केस सामने आने के बाद पुलिस संस्थान में रैंडम चेकिंग कर रही है। इस चेकिंग के दौरान ही ये 2 मामले सामने। 4 दिन पुलिस रिमांड पर भेजे आरोपी। एनआईटी हमीरपुर में छात्र की मौत के बाद चिट्टे के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को मंगलवार को हमीरपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 27 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस रिमांड में होने वाली पूछताछ में एनआईटी में होने वाली नशे की सप्लाई से संबंधित और भी खुलासे हो सकते हैं। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज। देवभूमि कुल्लू में देश दुनिया के सबसे बड़े देव समागम अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज भगवान रघुनाथ जी की अलौकिक रथ यात्रा और अनूठे देवमानस मिलन के साथ मंगलवार को हुआ। ठीक 4:30 बजे रथ मैदान से रथ यात्रा तब शुरू हुई जब भेखली माता से इसे रवाना करने के लिए संकेत मिला। इस देव महाकुंभ के नज़ारे के साक्षी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला अपने परिवार संग बने। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर सहित देश दुनिया के हजारों श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। सदियों से चली आ रही रस्मों को निभाने के साथ ही इस देव महाकुंभ का आगाज हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने अधिष्ठाता देव भगवान रघुनाथ के रथ को खींचकर पुण्य भी कमाया। इतना ही नहीं, विदेशी सैलानी भी इस अद्भुत व अलौकिक नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्साहित नजर आए।
ढोलनगाड़ों की थाप के साथ ढालपुर गूंज उठा। भगवान रघुनाथ के साथ देवी देवताओं की शक्तियां वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ चारों तरफ फैली, तो हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने अपने आप में यह महसूस किया कि सचमुच उन्हें प्रकट रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। प्राचीन वाद्य यंत्रों ढोल, नगाड़ों, नरसिंगों, करनाल, भाणा, घंटी की देव स्वरलहरियों पर ढालपुर में हुए भव्य देव मिलन ने हजारों लोगों को स्वर्गलोक जैसी अनुभूति करा दी। हजारों लोगों ने अपने अपने इष्ट देवी देवताओं के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आस्था के इस सैलाब में हर कोई राम रंग में ही रंगा हुआ नजर आया। अपनी ही धुन में नाचते देवलुओं ने रघुनाथ की भव्य रथयात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं में भी जोश भर दिया। भगवान राघव की विस्मृत कर देने वाली इस भव्य रथयात्रा में देवी हिडिंबा, बिजली महादेव, ज्वाणी महादेव, देवता नाग धूमल समेत 12 करोड़ देवताओं ने भाग लेते हुए धरा पर हुए इस सबसे बड़े देव समागम में 4 चांद लगा दिए। भगवान रघुनाथ की इस अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय रथयात्रा में घाटी के काफी संख्या में देवी देवताओं ने हिस्सा लेकर रथयात्रा की शोभा को बढ़ा दिया। भगवान रघुनाथ जी के रथ को भक्तों ने खींचते हुए आगे बढ़ाया। फिर यह रथ ढालपुर मैदान के बीच बने अस्थायी कैंप के सामने पहुंचे, जहां भगवान रघुनाथ को ठहराया। बाकी देवताओं को भी यहीं और आसपास बने अस्थायी शिविरों में ठहराया गया। एचडीएम राज्यपाल परिवार संग बने देव महाकुंभ के साक्षी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ के साक्षी बने। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा कमेटी के अध्यक्ष एवं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के परिवारजन भी शामिल हुए। सांसद प्रतिभा सिंह और डीजीपी ने लिया आशीर्वाद। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की पहली रथ यात्रा में सांसद प्रतिभा सिंह और डीजीपी संजय कुंडू और लाहुल के विधायक रवि ठाकुर सहित अन्य गणमान्यों ने शामिल होकर भगवान रघुनाथ जी सहित तमाम देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। नहीं मिल पाए 39 लापता लोग, राहत राशि भी नहीं मिलेगी। हिमाचल में बरसात से प्रभावित लोगों व उनके परिवारों को राज्य सरकार की ओर से राहत राशि का आवंटन किया जा रहा है। जिन लोगों की बरसात के कारण हुई दुर्घटनाओं में जान चली गई है, उन लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। लेकिन इस आपदा में जो लोग लापता हो गए हैं, उनके परिवारों को राहत राशि के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में मॉनसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा में 39 लोग अभी तक लापता है। इन लोगों के जिंदा मिलने की संभावनाएं अब न के बराबर हैं। ऐसे में 7 साल के बाद रही उन्हें मृत घोषित किया जाएगा। ऐसे में हादसे में किसी व्यक्ति की मौत पर परिजनों को मिलने वाला 4 लाख रुपए का मुआवजा भी 7 साल के बाद ही मिलेगा। बता दें कि अभी मंडी जिला से 8 लोग लापता है। 25 जून को कटौला तहसील के चाहल गांव की महिला डूब गई थी। उसका शव अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा 14 अगस्त को भूस्खलन की घटनाओं में 7 लोग लापता है। इनमें मसवेड़ा गांव से मीना देवी, दुर्गापुर से कृतिका, संबल पंडो से मोनिका, रविता और सानिया लापता है। बैंसा गांव से विक्की, हेलन गांव से ममता लापता है। शिमला जिला के ननखड़ी में 11 जुलाई को हुए सड़क हादसे में 4 लोग अभी तक लापता है। इनमें मेहर सिंह पुत्र ईश्वर दास, शीतल पत्नी मेहर सिंह, राजीव पुत्र लायक राम और सुंदला पत्नी लायक राम अभी तक लापता है। इन लोगों को अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसके अलावा चंबा से सुशील कुमार 9 जुलाई को बाढ़ में बह गए थे।
अभिषेक कुमार सड़क हादसे में लापता थे और हरबंस सिंह बाढ़ में बह गए थे। किन्नौर जिला से 2 लोग लापता है। सड़क हादसे में कलवाड़ा गांव के मोहित लापता है व मूरंग गांव के जयवर्धन डूब गए थे। लाहुल में हरियाणा के परगट सिंह गुम हुए थे। कहां से कितने लोग लापता? जिला लापता लोग: चंबा 03, कांगड़ा 01, किन्नौर 02, कुल्लू 20, लाहुल स्पीति 01, मंडी 08, शिमला 04। कुल्लू में सबसे ज्यादा लोग गायब। कुल्लू जिला में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 20 लोग लापता है। इनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसमें जांस्कर से स्टांजिन, भामीपुरा गांव से रमनदीप, धनास से विशाल, कानपुर के रहने वाले अमित जाधव, अयोध्या के नजमा, बाहर अली, इश्तेहार व हमेरा और करीना बाढ़ में बहे हैं। अमेठी के एजाज बारिश और मौसम कुल्लू से बाढ़ में बहे थे। पटियाला के जगसीर सिंह, राजस्थान से संदीप संगेला, अक्षय कुमावत और नीतीश पंडित बाढ़ में बहे हैं। कुल्लू के गौर गांव से चमनलाल, देवधार गांव से देवीराम और कोलीबेहर से रवातूराम लापता है। शारदीय नवरात्र के दौरान हिमाचल के मंदिरों में 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। शारदीय नवरात्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के विख्यात शक्तिपीठों व ऐतिहासिक देवी मंदिरों में नमन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी उछाल देखा गया। प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नवरात्र के दौरान 9 दिनों में 12,72,000 श्रद्धालुओं ने शक्तिपीठों और प्रमुख देवी मंदिरों में शीश नवाया है। इनमें हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी शामिल हैं। बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी में सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यहां 3,34,610 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। इसी तरह सिरमौर जिला स्थित माता बाला सुंदरी में 2,91,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ऊना जिला के चिंतपूर्णी शक्तिपीठ में 1,37,137, कांगड़ा जिला के ज्वालाजी शक्तिपीठ में 1,36,300, ब्रजेश्वरी मंदिर में 1,31,549 और चामुंडा देवी में 1,11,160 और बगलामुखी में 31,993 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। शिमला जिला के ऐतिहासिक मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हाटकोटी मंदिर में 44,400, तारादेवी मंदिर में 28,700 और कालीबाड़ी मंदिर में 25,200 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस दौरान प्रदेश के शक्तिपीठों और मंदिरों में 96,000 से अधिक वाहनों का आवागमन रहा। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि नवरात्र पर्व के दौरान पुलिस ने बेहतरीन पेशेवर तरीके से काम किया, जिस कारण शक्तिपीठों में भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने निडर होकर शीश नवाया और अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस दौरान कोई भी सड़क दुर्घटना, अन्य दुर्घटना और श्रद्धालुओं को कोई भी जानमाल की हानि नहीं हुई। श्रद्धालुओं के भारी उत्साह को देखते हुए पुलिस द्वारा इन शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नवरात्रों में फीका रहा पर्यटन कारोबार, 30% रही ऑक्यूपेंसी, कारोबारी परेशान। नवरात्र के दौरान जहां पहाड़ों की रानी शिमला पर्यटकों से गुलजार रहती थी, हर वर्ष नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा के लिए बंगाल और गुजरात से सैलानी बड़ी संख्या में शिमला आते थे। इसके लिए 1 माह पहले ही बुकिंग शुरू हो जाती थी। कारोबारियों को नवरात्रि में कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
इस बार नवरात्र में पर्यटक काफी कम तादाद में शिमला पहुंचे। शिमला में नवरात्र के दौरान 30% से कम ऑक्यूपेंसी रही, जिससे पर्यटन कारोबारी परेशान है। आपदा में पहले ही पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। वहीं अब स्थिति सामान्य होने के बाद पर्यटक कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन बाहरी राज्यों के टेम्पो ट्रैवलर और वॉल्वो बसों पर टैक्स से पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ। शिमला टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने कहा कि इस बार नवरात्रि में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। गत 10 जुलाई के बाद आपदा के चलते सभी बुकिंग कैंसिल हो गई थी। 3 महीने तक कारोबार जीरो हो गया था। उसके बाद इस महीने कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार द्वारा टेम्पो ट्रैवलर पर टैक्स लगा दिया, जिससे बाहरी राज्यों के टूर ट्रैवलर ने इससे किनारा कर लिया और बुकिंग काफी रद्द हो गई है। सरकार ने टैक्स लगाने का फैसला वापस लेने में देरी की, जिससे पर्यटकों ने अन्य राज्यों का रुख किया। प्रदेश में नवरात्र में भी कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। इस दौरान केवल 30% तक ही ऑक्यूपेंसी रही, जबकि इस दौरान शिमला पूरी तरह से पैक रहता था। उन्होंने कहा कि पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए सरकार को जिस तरह से प्रयास करने चाहिए थे, उस तरह के प्रयास नहीं किए गए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजना बनानी चाहिए। पर्यटन निगम हर साल करोड़ों के पैम्पलेट छपवाते हैं, लेकिन कहीं भी वो नजर नहीं आते हैं। सरकार को पर्यटन नीति में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब विंटर सीजन पर पर्यटन कारोबारियों की नजरें टिकी है, लेकिन अभी तक काफी कम बुकिंग हो रही है। चिट्टे की ओवरडोज से हुई थी नेट हमीरपुर के छात्र की मौत। सप्लायर सहित 4 गिरफ्तार। नेट हमीरपुर में प्रथम वर्ष के छात्र की मौत चिट्टे की ओवरडोज से हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी सप्लायर और 2 छात्रों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक छात्र की पहचान बिलासपुर जिले के पंजगाई निवासी सुजल शर्मा के रूप में हुई है। स्टूडेंट की उम्र महज 22 साल थी, जो कि एनआईटी हमीरपुर के धौलाधार हॉस्टल में अपने कमरे में मृत मिला है। इस मामले में स्टूडेंट को हेरोइन सप्लाई करने वाले एक आरोपी को हमीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी से हमीरपुर पुलिस ने हेरोइन भी बरामद की है। पुलिस टीम ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एनआईटी हमीरपुर के 2 छात्र भी शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद मृतक युवक की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने एनआईटी हमीरपुर से कुछ ही दूरी पर कोट नामक स्थान पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां गाड़ी में 2 लड़के बैठे हुए पाए गए, जिनकी पहचान रजत उर्फ गिफ्टी निवासी रोपाख्या तहसील व जिला हमीरपुर तथा ईशांत राणा निवासी अनुकला मकान 118 वार्ड 2 तहसील व जिला हमीरपुर के रूप में हुई। इनके कब्जे से 06.98 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रजत उर्फ गिफ्टी हेरोइन चिट्टा का सप्लायर है। इसके अतिरिक्त इस अभियोग में आरोपी वर्णित वर्मा निवासी गांव घुमान तहसील कुमारसेन जिला शिमला प्रशिक्षु बीटेक 3य वर्ष और आरोपी वरुण शर्मा निवासी गांव गताधार सांगण तहसील संगड़ाह जिला सिरमौर प्रशिक्षु बीटेक 3य वर्ष को भी इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से जानकारी के मुताबिक धौलाधार हॉस्टल के रूम नंबर 211 में सोमवार सुबह एक छात्र हॉस्टल के कमरे में मृत अवस्था में मिला।
मृतक युवक की पहचान सुजल शर्मा 22 निवासी पंजगाई बिलासपुर के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंची। मामले में मौके से पुलिस ने ड्रग ओवरडोज से जुड़े हुए सबूत बरामद किए हैं, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर सबूत जुटाए हैं। मृतक छात्र के परिजन सूचना मिलने के बाद एनआईटी में पहुंचे। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा का कहना है कि मामले में प्रारंभिक जांच के मुताबिक ड्रग ओवरडोज से छात्र की मौत होना प्रतीत हो रही है। मामले में आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है तथा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से हेरोइन भी बरामद की गई है। आसानी से होंगे बाबा बालक नाथ के दर्शन, पवित्र गुफा की सीढ़ियों को चौड़ा करने का काम शुरू। हिमाचल प्रदेश में सिद्ध बाबा बालक नाथ ट्रस्ट ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ मंदिर में पवित्र गुफा की सीढ़ियों और मंच को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट के आयुक्त हेमराज बैरवा ने मंगलवार को बताया कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ मंदिर में पवित्र गुफा की सीढ़ियों एवं चबूतरे को चौड़ा करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह काम पूरा होने के बाद बाबा के भक्त आसानी से गुफा के दर्शन कर सकेंगे और उन्हें लंबे समय तक लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा एडीबी प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर के कायाकल्प की बड़ी योजना पर भी काम शुरू हो जाएगा। इस मंदिर में हर साल भारत और विदेश के सभी हिस्सों से 70 लाख से अधिक लोग आते हैं। बाबा बालक नाथ भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय के अवतार हैं और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। बीड़ बिलिंग से पोलैंड का पायलट लापता, धर्मशाला के लिए भरी थी उड़ान, बीच रास्ते से अचानक गायब। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी से पोलैंड का एक 70 वर्षीय पायलट लापता हो गया है। उक्त पायलट ने सोमवार को बिलिंग से फ्लाइंग की थी। उनका लक्ष्य धर्मशाला तक जाना था, लेकिन देर सायं तब वह वापस नहीं लौटे। न ही उनका किसी से कोई संपर्क हो पाया है। पोलैंड के 70 साल के पायलट एंड्रजेज कुलाविक अभी तक लापता है। उन्होंने सोमवार को बीड़ बिलिंग से धर्मशाला की तरफ उड़ान भरी थी। उनकी बेटी एलिसा ने बताया कि उनके पिता इंग्लिश या कोई स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं। गौर हो कि 26 अक्टूबर से होने जा रहे क्रॉस कंट्री प्री वर्ल्ड कप के चलते घाटी में आजकल 500 के करीब पैराग्लाइडिंग पायलट साथ में पर्यटकों की भारी संख्या में आने से सैकड़ों टेंडम उड़ानें टेक ऑफ साइट बिलिंग से हो रही है। बिलिंग घाटी में सैकड़ों की संख्या में देश विदेश से पायलट पैराग्लाइडिंग की उड़ानों का लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में इन पायलटों पर नजर रखना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। इसी के चलते इस 70 साल के पायलट ने बिलिंग से उड़ान भरी व धर्मशाला की ओर निकला मगर वापस नहीं आया। उसकी तलाश में सुबह से यहां पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। उधर साडा के चेयरमैन एसडीएम बैजनाथ डीसी ठाकुर का कहना है कि उक्त पायलट को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम में भेजी गई है और उनकी लास्ट लोकेशन का पता किया जा रहा है। यह पायलट एक सोलो पैराग्लाइडर पायलट है। खबर लिखे जाने तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है।
51,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा। एमआईएस के तहत पिछले वर्ष के मुकाबले 28,000 मीट्रिक कम हुआ कारोबार। हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब उत्पादन काफी कम हुआ है। ए और बी ग्रेड सेब का उत्पादन जहां 1.77 करोड़ पेटियों तक ही सीमित गया है, तो वहीं एमआईएस के तहत खरीदे जाने वाले सी ग्रेड सेब की खरीद भी पिछले वर्ष के मुताबिक कम हुई है। वर्ष 2022 में जहां 79,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद एमआईएस के तहत हुई थी, तो वहीं इस बार 51,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद हुई है। पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष 28,000 मीट्रिक टन कम सेब की खरीद एमआईएस के तहत हुई है। बागबानी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एचपीएमसी ने इस वर्ष 32,915 टन मीट्रिक टन सेब की खरीद एमआईएस के तहत की है, जबकि हिमफेड ने 18,229 मीट्रिक टन सेब की खरीद एमआईएस के तहत की है। कुल मिलाकर 51,844 मीट्रिक टन सेब की खरीद एमआईएस के तहत हुई है। वहीं अगर ए और बी ग्रेड सेब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब सीजन लगभग 1.77 करोड़ पेटियों में ही सिमट गया है। प्रदेश में लगभग सेब सीजन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि किन्नौर जिला में कई क्षेत्रों में थोड़ा बहुत सेब अभी भी बचा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में सेब सीजन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बागबानी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में सेब की 1.77 करोड़ पेटियां ही मंडियों में पहुंची है, जबकि पिछले वर्ष 3.36 करोड़ पेटियों का कारोबार हुआ था। इस वर्ष 1.77 करोड़ पेटियों में से 88,36,528 सेब की पेटियां हिमाचल में एपीएमसी की मंडियों में बिकी हैं, जबकि 87,44,136 सेब की पेटियां बाहरी राज्यों की मंडियों और हिमाचल में एपीएमसी की मंडियों के बाहर बिकी है। बाहरी राज्यों की मंडियों में वजन की बजाय गड्ढ में सेब की बिक्री हुई है। रसूखदार घरों के युवा बने नशे के सौदागर, गिरफ्तार। 2 आरोपियों से पहले भी बरामद हो चुका है नशा। एनआईटी हमीरपुर में सोमवार को हुई छात्र की संदिग्ध मौत और नशे के आरोप में गिरफ्तार किए 4 आरोपियों में से 2 के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट में केस रजिस्टर हो चुका है। यही नहीं, इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि ये दोनों ही आरोपी रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन आरोपियों में एक के पिता नायब तहसीलदार बताए जाते हैं, जबकि दूसरे के कॉलेज में प्रोफेसर है। सोमवार को पुलिस ने एनआईटी में की गई रेड के दौरान एनआईटी परिसर से कुछ दूरी पर गाड़ी में सवार जिन 2 युवकों को 6.98 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है, उनके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट में सदर थाना हमीरपुर में केस दर्ज है। जानकारी के मुताबिक ड्रग पैडलर रजत निवासी रोपा हमीरपुर के खिलाफ वर्ष 2019 में भी एनडीपीएस एक्ट में केस रजिस्टर हुआ था, जबकि ईशांत राणा निवासी अनुकला के खिलाफ वर्ष 2021 में सदर थाना हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था। यानी इन दोनों आरोपियों को पहले से ही नशे के साथ नाता रहा है और अब छात्रों को यह जहर मुहैया करवा रहे थे। रजत, जिसे पुलिस मेन ड्रग पेडलर बता रही है, उसके बारे में तो यह कहा जा रहा है कि घटना वाली पूरी रात वह तो हॉस्टल में ही रहा था। पुलिस ने संस्थान के बीटेक तृतीय वर्ष के 2 छात्रों वर्णित वर्मा निवासी घुमान तहसील कुमारसैन जिला शिमला तथा वरुण शर्मा निवासी गताधार तहसील संगदाह जिला सिरमौर को भी गिरफ्तार किया है। ड्रग पैडलर सहित दोनों छात्रों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या में केस रजिस्टर किया है। एचडीएम टीम
छात्रों सहित 5 गिरफ्तार। मंगलवार को सामने आए चरस के एक और मामले में गिरफ्तार छात्र के बाद अब तक संस्थान के 3 छात्रों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में नशे की गिरफ्त में फंसे और भी छात्र पुलिस के हाथ लग सकते हैं। पुलिस के डर से हॉस्टल के कमरों में सेंट का छिड़काव। जानकारी के मुताबिक एनआईटी में छात्र की मौत के बाद जब पुलिस टीम ने संस्थान में दस्तक दी और हॉस्टलों में सर्च ऑपरेशन चलाया तो कुछ हॉस्टलों में छात्रों ने परफ्यूम का छिड़काव कर दिया। दरअसल इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि हॉस्टलों में छात्र जो धूम्रपान से लेकर अन्य नशे करते हैं उसकी गंध पुलिस को न आ जाए। पुलिस कर्मी भी हैरान थे कि कमरों में परफ्यूम की गंध क्यों है। इसके अलावा हड़बड़ाहट में कमरों से बाहर शराब की बोतलें और सिगरेट की डिब्बियां भी फेंकी गई। मंगलवार को विंध्याचल हॉस्टल के बाहर झाड़ीपों में जो चरस मिली है उसे देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने फटाफट बाहर फेंका होगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हो। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।